बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर रिक्वायरमेंट्स फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन का टॉपिक डिस्कस किया गया और उम्मीद है कि आपने उसे अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा और आपको अब ये पता लग गया होगा कि कैसे दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। जो हार्डवेयर यूज हो रहा होता है, जो डिवाइसेस यूज हो रही होती हैं या जो नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही है, वो किस तरह से हो रही है, कल के लेक्चर में आपने उसे डिस्कस कर लिया है। आज का लेक्चर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड बेस है। आज हम देखेंगे जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो कौन से प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड होते हैं या किस टाइप की सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होती हैं जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, और जो डाटा है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कैसे ट्रांसफर हो रहा होता है। कल तो हमने देखा था कि दोनों डिवाइसेस जब कम्युनिकेट करती हैं उनके सिग्नल्स कैसे ट्रांसफर हो रहे होते हैं, वो दोनों आपस में कांटेक्ट कैसे कर रही होती हैं। और आज के लेक्चर के अंदर हम कम्युनिकेशन का आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे जिसके जरिए से मोबाइल फोन्स या मोबाइल डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो बेटा, द मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर इंक्लूड्स द फॉलोइंग वायरलेस डाटा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज। ये जो आर्किटेक्चर है वो इन कैपेबिलिटीज से मिलकर बना हुआ है। इसके जरिए से हमें ये डिस्क्राइब होता है कि डाटा कैसे ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यूजर जब डाटा क्रिएट कर रहा है, क्रिएट करने से यूजर जब डाटा रीड कर रहा है एट द डेस्टिनेशन एंड तक कैसे डाटा प्रोसेसिंग परफॉर्म की गई, ये सारा कुछ इस आर्किटेक्चर के अंदर डिफाइन किया जाता है। बच्चों, चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी आपने कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया था और उसमें भी दो मॉडल्स को आपने डिस्कस किया था जिनके जरिए से डाटा ओवर द कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोसेसिंग देखी थी आपने कि जब दो डिवाइसेस आपस में यूजिंग नेटवर्क कम्युनिकेट कर रही होती हैं तो डाटा किस फॉर्म में किस स्टेज के ऊपर कैसे ट्रांसफर हो रहा होता है। ये चीजें आपने चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस की और आज हम उसे वायरलेस कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। वहां पर आपके पास जो मॉडल से चैप्टर 5 में आपने डिस्कस किए उनमें OSI लेयर मॉडल, TCP/IP मॉडल आपने देखे थे। तो बेसिकली TCP/IP वो मॉडल है या वो प्रोटोकॉल सूट है जो हर कम्युनिकेशन डिवाइस के पास होना चाहिए जब भी उसने नेटवर्क कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है। वो नेटवर्क कम्युनिकेशन आइदर गाइडेड है या कंप्यूटर बेस्ड है या फिर वो वायरलेस है या मोबाइल फोन बेस्ड कम्युनिकेशन है, तो उसके अंदर TCP/IP प्रोटोकॉल सूट यूज हो रहा होता है। इसके अलावा जो मोबाइल के लिए डाटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की डाटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक से। वो कैसे? अगर आप एक वेबसाइट ओपन करते हो डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर तो उसकी इंटरफेस, उसका डिस्प्ले कुछ और होता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक की ले लें। अगर फेसबुक का आप ओपन करते हो डेस्कटॉप कंप्यूटर पर तो उसके फीचर्स, उसकी डिस्प्ले कुछ और हो रहा होता है। लेकिन अगर आप उसी को मोबाइल के ऊपर ओपन करते हैं तो उसके डिस्प्ले, उसके फीचर्स कम डिस्प्ले हो रहे होते हैं। फॉन्ट का साइज चेंज हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, डिजाइन चेंज हो जाता है। इवन कुछ वेबसाइट्स में जब हम मोबाइल से उन वेबसाइट्स को ओपन करें तो लाइट का वर्ड भी लिखा आ जाता है कि ये एक लाइट वर्जन ऑफ द वेबसाइट है जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए। हालांकि डाटा एक है। क्या मोबाइल डिवाइसेस के लिए अलग वेबसाइट बनाई गई और क्या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए अलग वेबसाइट्स बनाई गई हैं? नहीं, वेबसाइट एक है जो वेब सर्वर्स पर पड़ी हुई हैं, लेकिन उनके अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी जाती है आर्किटेक्चर की बेस के ऊपर डिवाइस आइडेंटिफिकेशन करके डिस्प्ले को उसी तरह से शो कर रहे होते हैं। इन सब चीजों को हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो बेटा, डिवाइस कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर जो है, जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज हो रहा है, उसके अंदर फॉलोइंग कैपेबिलिटीज होती हैं। कौन कौन सी कैपेबिलिटीज होती हैं? वेब प्रोटोकॉल स्टैक, जिसे हम WPS कह दें। फिर वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। अभी मैंने बात की कि आर्किटेक्चर्स ऐसे डिफाइंड होते हैं जिनके जरिए से डिफरेंशिएट करता है सिस्टम कि ये डाटा ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर डिस्प्ले हो रहा है या फिर ये ऑन मोबाइल डिवाइसेस डिस्प्ले हो रहा है। तो वो किन की बेस के ऊपर? ये देखिए, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज की बेस के ऊपर ये
वर्किंग परफॉर्म की जा रही होती है। फिर इसके साथ साथ प्रोटोकॉल सूट भी यूज हो रहे होते हैं। उनमें सबसे काबिल जिक्र जो वायरलेस डिवाइसेस के लिए है वो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आ जाता है, कि ये हम डिस्कस करेंगे कि ये भी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आप एक वेबसाइट को अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसे मोबाइल में ओपन करते हैं तो फौरन से आपको कह देता है कि ये मोबाइल डिवाइस है और ओपन दिस बाय यूजिंग मोबाइल ऐप। एप्लीकेशन के जरिए से आप उसे ओपन करें, आपके क्रोम में से वो फौरन से ऐप पर ट्रांसफर कर देगा। या कुछ वेबसाइट में ऐसे होता है कि वो कहते हैं कि डू यू वांट टू ओपन इट बाय यूजिंग ऐप और डू यू वांट टू यूज द वेब वर्जन। अब वेब एंड वेब वेबसाइट से निकला है जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए यूज हो रहा है, और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड एप्लीकेशन आपके मोबाइल डिवाइसेस पर रन हो रही होती है। तो देखते हैं इन्हें वन बाय वन कि वेब प्रोटोकॉल स्टैक क्या है, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज क्या है और वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या है। तो सबसे पहले वेब प्रोटोकॉल स्टैक की बात करते हैं। बेटा व्हाट इज स्टैक? जब भी डाटा अरेंजमेंट या चीजों को अरेंज किया जाता है तो दो तरह से अरेंज किया जा रहा होता है। एक क्या कहलाती है? स्टैक कहलाती है, और दूसरा क्यू कहलाती है। जब भी स्टूडेंट्स आप फीस जमा करवाने के लिए बैंक के बाहर लाइन में खड़े होते हैं, वो क्या होती है? वो क्यू होती है। अरेंजमेंट ऐसे हो रही है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। किस तरह कि जो सबसे पहले इंटर हुआ वही सबसे पहले प्रोसेस होगा। और जो स्टैकिंग होती है इसे हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे लास्ट में इन हो रहा है वही सबसे पहले आउट होगा। तो बेटा जब भी देखें यहां पर हम इसे वेब प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर देखते हैं कि किस तरह से दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। ये देखिए इसके जरिए हम वर्किंग को समझेंगे कि कैसे एक मैसेज या कैसे डाटा ट्रांसफर होता है सोर्स से डेस्टिनेशन के पास। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर यूज हो रही होती है। अब इस एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? एप्लीकेशन लेयर का काम डाटा को मैनेज करना होता है, डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है टू द यूजर। और यहां से यूजर डाटा है तो इधर सोर्स किसने दी? यूजर ने दी। यूजर डाटा किसको रिप्रेजेंट करना है? सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है। ये भी किसका काम आ जाता है? एप्लीकेशन लेयर का काम आ जाता है। अब कैसे डाटा नेटवर्क पर ट्रांसफर होगा? वायरलेस डाटा है या जिस भी नेटवर्क के ऊपर वो ट्रांसफर होना है वो कौन डिफाइन कर रहा होता है? एप्लीकेशन लेयर डिफाइन कर रही होती है। और द डेस्टिनेशन एंड यूजर को वो डाटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होना है, कौन सी एप्लीकेशंस या कौन सी सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके जरिए से वो डाटा रिप्रेजेंट हो सकता है, ये किसके थ्रू? इधर डेस्टिनेशन एंड के ऊपर हमें आइडेंटिफाई हो रहा होता है बाय यूजिंग एप्लीकेशन लेयर आइडेंटिफाई हो रहा होता है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करती है कि टाइप ऑफ एप्लीकेशंस एंड द टाइप ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ द डाटा, कि किस फॉर्मेट में डाटा है और किन एप्लीकेशंस के जरिए से ये एग्जीक्यूट होगा। यहां पे नेटवर्क पर किस फॉर्मेट में वो ट्रांसफर होगा, ये चीज क्या एप्लीकेशन लेयर बता रही होती है। अब एप्लीकेशन लेयर से डाटा फॉर्मेट डिफाइन होकर कहां पर चला जाता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के पास चला जाता है। मींस एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है? यहां पर हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा को यूजर ओरिएंटेड फॉर्म में या यूजर ओरिएंटेड डाटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है। फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आ जाता है, और ये वाली लेयर कौन सी है? ये वाली लेयर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है। सोर्स एंड पर भी ट्रांसपोर्ट है और डेस्टिनेशन एंड के ऊपर भी ट्रांसपोर्ट है। अब ये डाटा डेस्टिनेशन के साथ किस तरह से ट्रांसफर होगा, कनेक्शन किस कनेक्शन के थ्रू और उन कनेक्शंस के अंदर किन पाथ्स के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा, ये कौन डिफाइन कर रहा होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डिफाइन कर रहा होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है और उसके साथ साथ तमाम
पॉसिबल पाथ्स को, रूट्स को डिफाइन कर रहा होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान इन रूट से डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है और डाटा को पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और यहां से डाटा पैकेट्स की फॉर्म में किसके पास आता है? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल के पास आता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सी लेयर काम कर रही है और किस लेयर का हिस्सा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली इंटरनेट लेयर का हिस्सा है। अब मल्टीपल पाथ्स आइडेंटिफाई कर दिए थे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ने या ट्रांसपोर्ट लेयर ने। इसके जरिए से जो उन मल्टीपल पाथ्स में से जो बेस्ट सुटेबल पाथ है, अभी बेस्ट सुटेबल पाथ कौन सा होगा? जिसे डाटा ट्रांसफर करने में कम टाइम लगे और उसके साथ साथ एरर फ्री भी हो और उसके ऊपर ज्यादा रश भी ना हो। तो इस तरह से ये आइडेंटिफाई करेगा कौन? इंटरनेट लेयर आइडेंटिफाई करके इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए से दोनों डिवाइसेस का कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देगी। ये डाटा के साथ रिप्रेजेंट कर देगी कि सोर्स का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ये है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, और इसी तरह से डेस्टिनेशन के साथ भी वो बता देगी कि इस एड्रेस को ये डाटा ट्रांसफर किया जाना है। लॉजिकल एड्रेसिंग इस लेयर के ऊपर परफॉर्म हो रही होती है और उसके साथ साथ पर्टिकुलर पाथ सिलेक्शन भी इंटरनेट लेयर परफॉर्म कर रही होती है। अब जब पाथ सिलेक्शन होगी, अब उस पाथ के ऊपर डाटा किस फॉर्मेट में ट्रांसफर होना है, फिजिकली डाटा किस फॉर्मेट में ट्रांसफर होगा। और वायरलेस कम्युनिकेशन है तो वायरलेस फॉर्मेट है और उस वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल कौन सी लेयर कर रही होती है? हार्डवेयर या फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर कर रही होती है। मींस डिवाइसेस के साथ जो कम्युनिकेशन करनी है, अब कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफर हो रहा है किसको? डिवाइसेस को। वायरलेस सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। वो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसीज को मैच करना और इसी तरह से दूसरी डिवाइस की फ्रीक्वेंसीज डिफाइन करना, ये सारा काम कौन? नेटवर्क एक्सेस लेयर परफॉर्म कर रही होती है। अब दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन को मेंटेन करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? नेटवर्क एक्सेस या हार्डवेयर लेयर की आ जाती है। अब सोर्स से यूजर ने एक मैसेज जनरेट किया था, वो जनरेट एप्लीकेशन लेयर के थ्रू हुआ था। कैसे आप एक मैसेज टाइप करते हैं? आपको मैसेज टाइप करने के लिए टेक्स्ट एडिटर या मैसेज एडिटर की जरूरत होती है। आपने उसे ओपन किया, मैसेज टाइप किया या मैसेज क्रिएट किया और उसके बाद आपने उसे सेंड का बटन प्रेस कर दिया। अभी मैसेज फौरन से सेंड नहीं हुआ, आपकी डिवाइस के अंदर है, वहां पर उसके साथ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसपोर्ट लेयर के पास गया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने इस प्रोटोकॉल की बेस के ऊपर उसकी कनेक्शन बनाए और उसके बाद उसने नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर को ट्रांसफर कर दिया जहां पर आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म हुई। उसके बाद हार्डवेयर लेयर के पास चला गया, हार्डवेयर लेयर यानी मॉडेम के पास चला गया या आपके जो ट्रांसीवर्स हैं उधर चला गया। उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया ट्रांसमिटेबल फॉर्म में और ट्रांसमिटेबल फॉर्म से डाटा कहां पर आ गया? डेस्टिनेशन की तरफ आ गया। और इन दोनों के दरमियान जो कल हमने लेक्चर पढ़ा था जिसके अंदर बेस स्टेशन, स्विचिंग नोड्स, मोबाइल डिवाइसेस वगैरह यूज हो रही थी, अभी देखें एक मोबाइल डिवाइस ये है, दूसरी ये है, इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही थी, जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड थे, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। अब हार्डवेयर लेयर ने डेस्टिनेशन एंड के ऊपर रिसीव किया उस सिग्नल्स को, पहले लिसन किया, लिसन करके अगर तो एड्रेस मैचिंग हो गई तब उसने उसे रिसीव भी कर लिया और जैसे ही रिसीव किया तो इसे कन्वर्ट कर दिया कि वो कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल डिवाइसेस के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट होगा या कहां से आया है। पहले आइडेंटिफिकेशन की, कन्वर्जन की लॉजिकल फॉर्मेट में और उसके साथ साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन कर दी, उसकी सीक्वेंसिंग कर दी, आइडेंटिफिकेशन कर दी, मींस के ये फ्ला आईपी एड्रेस से ही आया है और करेक्ट लोकेशन के ऊपर आया। इसके बाद टीसीपी लेयर ने भी आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, वो भी अपनी ट्रांसपोर्ट पर्पसेस को और राउटिंग के जो उनसे ऑपरेशंस हैं उन्हें परफॉर्म कर लेता है और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर को ट्रांसफर हो जाता है। अब एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? जिस फॉर्मेट में यूजर को वो डाटा डिस्प्ले होना है उस फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर देती है और इधर यूजर उसे दोबारा से रिसीव कर लेता है। जो रिसीवर है वो उसे रिसीव करके ओपन कर ले या सेव कर ले या जो भी उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करना चाहे वो इस एप्लीकेशन लेयर के थ्रू अपनी डिवाइसेस के अंदर प्रोसेसिंग को परफॉर्म कर रहा होता है।
यही कम्युनिकेशन मॉडल आपके तमाम वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स या टाइप्स के अंदर यूज हो रहा होता है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, वाईफाई है, वाईमैक्स है, सैटेलाइट है, सेलुलर कम्युनिकेशन, सब के अंदर इसी तरह से कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही होती है। अब बच्चों एक चीज आपको बताता चलूं, जिस तरह से आप ब्लूटूथ के थ्रू एंड्रॉइड को आईफोन्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। क्यों? उनके जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स हैं और इसी तरह से बाकी जो हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं वो मैच नहीं कर रहे होते, या आईफोन के अंदर अपने प्रोटोकॉल्स डिफाइंड हैं जो एप्पल कंपनी ने डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन एंड्रॉइड के अंदर एंड्रॉइड के प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है। जब तक प्रोटोकॉल सेम नहीं होंगे दोनों डिवाइसेस के अंदर, तब तक कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो यही चीज वेब प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर आ जाता है। स्टैकिंग हुई है, देखिए एप्लीकेशन लेयर जो कि सबसे आखिरी लेयर है, फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, नेट ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है, फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल मींस इंटरनेट लेयर आ जाती है, फिर हार्डवेयर। जबकि जब उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, जो सबसे आखिर में इंटर हुआ वो सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जब रिवर्स कर रहे हैं तो उसके उलट जा रहे हैं। तो यही चीज स्टैकिंग में आ रही होती है। तो बेटा वेब प्रोटोकॉल स्टैक कंसिस्ट ऑफ टीसीपी, आईपी एंड एचटीटीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, एज वेल एज एचटीटीपी। एचटीटीपी क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि डाटा किस तरह से ट्रांसफर होगा, दो डिवाइसेस के दरमियान किस तरह कम्युनिकेट किया जाएगा, वो HTTP डिफाइन कर रहा होता है। इट्स पर्पस इज टू अलाउ टू कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। कि इंटरनेट के ऊपर दोनों डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करेंगी, ये चीज डिफाइन कौन कर रहा है? वेब प्रोटोकॉल स्टैक डिफाइन कर रहा है। तो बच्चों अब आपको एक स्केच सा पता लग गया होगा कि कैसे दो डिवाइसेस या दो मोबाइल डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है। मजीद पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू वेब प्रोटोकॉल स्टैक, अगर हम वेब प्रोटोकॉल स्टैक को देखते हैं तो व्हेन अ मैसेज इज सेंट ओवर द इंटरनेट, जब सोर्स डिवाइस मैसेज सेंड करती है इंटरनेट के ऊपर, इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम टेक्स्ट फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। ये क्या होता है? ट्रांसलेट होता है टेक्स्ट फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, क्योंकि इंटरनेट तो हमारे पास कोई ना कोई मीडियम यूज कर रहा होता है जिसके जरिए से उसने सिग्नल्स को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। और वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर एयर मीडियम यूज हो रहा होता है, और एयर मीडियम में डाटा की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर तो नहीं होता, उसके अंदर वो एनालॉग फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा होता है। तो बेटा इसे क्या करता है? ट्रांसलेट करता है वेब प्रोटोकॉल स्टैक। जब भी कोई मैसेज सेंड होता है इंटरनेट के ऊपर, कहां से? टेक्स्ट फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर एट द सोर्स डिवाइस, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स फर्दर हार्डवेयर लेयर या नेटवर्क एक्सेस लेयर के थ्रू ट्रांसमिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले एयर मीडियम यूज होता रहा वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, और आजकल लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक लाइट मीडियम यूज हो रहा है। पहले हम वाईफाई कहते थे, आजकल लाइफाई का दौर आता जा रहा है, जिसकी बेस के ऊपर 264 Gbps तक का डाटा ट्रांसमिशन पॉसिबल होगी लाइट सोर्स के मुताबिक, और इसे एज ए वायरलेस मीडियम के यूज किया जा रहा है। तो बेटे वही चीजें कि एट द सोर्स डिवाइस क्या कहता है? ट्रांसलेट करता है टेक्स्ट डाटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, ताकि वो डिवाइस उसके ऊपर कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सके। एंड देन, और फिर ट्रांसलेटेड बैक टू द टेक्स्ट फॉर्म। अब जब डेस्टिनेशन के ऊपर आता है तो डेस्टिनेशन में क्या कह रहा था? WPS ट्रांसलेट करता है दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किस फॉर्म में? टेक्स्ट फॉर्म के अंदर। मैंने आपको एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ये चीज बताई कि एप्लीकेशन लेयर क्या कर रही है? यूजर फॉर्म से किस फॉर्म में? कंप्यूटर प्रोसेसिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। और
डेस्टिनेशन एंड के ऊपर जिस फॉर्म में कंप्यूटर में वो डाटा मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से किसमें दोबारा यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, जो कि टेक्स्ट फॉर्म है। अगर आप एक एसएमएस सेंड कर रहे हैं एट द डेस्टिनेशन डिवाइस के ऊपर क्या करता है, ट्रांसलेशन परफॉर्म हो रही होती है। जब भी कोई मैसेज सेंड होता है, मैसेज हम टाइप करते हैं, सेंड का बटन प्रेस करते हैं, तब क्या हुआ, तब टेक्स्ट डाटा कन्वर्ट हो गया किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। अब जो ये कन्वर्जन हो रही होती है वो भी किसी न किसी प्रोटोकॉल के मुताबिक हो रही होती है। हमने वो प्रोटोकॉल कौन सा देखा, HTTP, के ये HTTP क्या कर रहा होता है, टेक्स्ट डाटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। और टेक्स्ट के साथ साथ अगर हम कोई एनिमेशन यूज कर रहे हैं, कोई पिक्चर्स अपने मैसेज के अंदर सेंड कर रहे हैं, या कोई टेबल्स हैं, या कोई और इस तरह से कोई फाइल सेंड कर रहे हैं, तो उन्हें भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा सकती है। एवरी कंप्यूटिंग मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटिंग कह लें या मोबाइल डिवाइस नीड्स प्रोटोकॉल स्टैक टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। आप चैप्टर नंबर 5 में भी TCP/IP लेयर मॉडल के अंदर ये चीज पढ़ते आए हैं कि एवरी कंप्यूटर कंटेन TCP/IP मॉडल टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। जब भी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है तो TCP/IP मॉडल का होना लाजमी है आपकी डिवाइस के अंदर, तभी हम इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी TCP और HTTP का होना लाजमी है, जिसे कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं, वेब प्रोटोकॉल स्टैक कह रहे होते हैं। इट इज यूजुअली बिल्ट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये वेब प्रोटोकॉल स्टैक या वेब स्टैक जो है, प्रोटोकॉल स्टैक, वो बिल्ट इन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, सच एज विंडोज फोन्स के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज कर रहे होते हैं, iOS वगैरह भी हैं। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके अंदर वेब प्रोटोकॉल स्टैक मौजूद होगा तो वो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकेंगे, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता। कॉमनली यूज प्रोटोकॉल स्टैक फॉर इंटरनेट ओवर मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस इज नोन एज TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक। और जो कॉमनली यूज प्रोटोकॉल स्टैक है जो मोबाइल डिवाइसेस पर यूज हो रहा है इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, वो कौन सा है, TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक। और पिछले बोर्ड के ऊपर जो हमने डायग्राम देखी है वो डायग्राम भी TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक की ही थी, कि जिसके जरिए हमने ये चीज देखी थी कि कैसे एक मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर हो रहा है। तो बेटा ये था वेब प्रोटोकॉल स्टैक, वायरलेस प्रोटोकॉल स्टैक, जिसके जरिए से हमने देखा कि कैसे दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी। अब देखते हैं कि जो डाटा ऑन द मोबाइल डिवाइसेस मौजूद है वो कैसे मैनेज हो रहा होता है। उसके लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, WML। कौन सी, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है XML और HTML का। किनका, XML और HTML। अब XML क्या है, और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेटा ये दो लैंग्वेजेस हैं और इन दोनों लैंग्वेजेस के जरिए से हम इंटरनेट डाटा को ऑन आवर कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक्सेस कर सकते हैं या इनको प्रोसेस कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट्स के ऊपर डाटा शो हो रहा होता है या जो वेब पेजेस पर डाटा शो हो रहा होता है वो सारा किन की बेस के ऊपर हो रहा होता है, HTML बेस्ड होता है या XML, या दोनों के कॉम्बिनेशन से शो हो रहा होता है। HTML बेसिकली एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। इसमें जो भी वेब कंटेंट्स होते हैं उन्हें स्क्रिप्ट्स की फॉर्म के अंदर टैग्स को यूज करके लिखा जाता है। और XML एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज है
ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स डिफाइन करती है कि किस तरह से किस डिवाइस के ऊपर डाटा ने रिप्रेजेंट होना है। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर डाटा किसी और फॉर्म में शो हो रहा होता है, उसकी लेआउट कुछ और होती है, लेकिन जैसे ही वो डाटा मोबाइल डिवाइसेस पर ओपन किया जाता है या वो वेब पेजेस मोबाइल डिवाइसेस पर ओपन किए जाते हैं तो उनकी लेआउट डिफरेंट हो जाती है। वो किसकी बेस के ऊपर? वो स्ट्रक्चर्स डिफाइंड हैं किसमें? एक्सएमएल के अंदर, जिनके जरिए से ये डिसीजन लिया जाता है, सर्वर्स ये डिसीजन लेते हैं कि किस डिवाइस पर डाटा किस तरह से शो होना है। WML Wireless Markup Language delivers internet contents to small devices. जो इंटरनेट कंटेंट्स हैं, इंटरनेट डाटा है, उसे स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर डिलीवर करते हैं WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर दोनों लैंग्वेजेस आ गई, HTML भी और XML। वेब बेस्ड जो डाटा होता है वो मे बी HTML बेस्ड आप वेब पेजेस बना लें, जो कि बड़ी इजी सी लैंग्वेज है, आप आसानी से उसे सीख सकते हैं और अपने वेब पेजेस, अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बेटे किस तरह की स्मॉल डिवाइसेस सच एज ब्राउजर इक्विप मोबाइल फोन्स एंड अदर सच डिवाइसेस, उनमें कौन सी आ जाती हैं? जिस तरह अदर सच डिवाइसेस के अंदर आपकी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, आपकी PDAs आ जाते हैं, टैबलेट्स हैं, ये डिफरेंट ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि वायरलेस डिवाइसेस होती हैं। WML includes the features that support relatively small display sizes, low power and low storage consumption. अब WML का रोल क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से कि जब भी वायरलेस कम्युनिकेशन करनी है और वो स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर है या वो पोर्टेबल डिवाइसेस के ऊपर है, तो उसके अंदर ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जिनकी बेस के ऊपर हम डाटा को ऑन स्मॉल डिवाइसेस डिस्प्ले करवा सकते हैं। और कौन सी वो स्मॉल डिवाइसेस के क्या फीचर्स जो सपोर्ट होते हैं, जिनमें स्मॉल डिस्प्ले साइज भी आ जाता है, लो पावर आ रही है और लो स्टोरेज कंजप्शन आ रही होती है कि जी मोबाइल डिवाइसेस हैं, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है, उनके प्रोसेसर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते। आप खुद देख लें, अगर आप एक गेम चलाते हैं जो 3D गेम है, वो आपके मोबाइल्स के ऊपर नहीं चल रही होती, अगर चलती है तो बहुत जल्दी आपकी बैटरी कंज्यूम कर देगी और उसके साथ साथ आपके मोबाइल को हीट अप भी कर देगी, आपकी मोबाइल प्रोसेसिंग को स्लो भी कर देगी, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेसर्स लगे हैं उतने ज्यादा हाई पावर नहीं होते। रिलेटिवली अगर यही गेम आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पर चलाएंगे तो बड़ी एफिशिएंटली रन भी हो रही होगी और आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई फर्क भी नहीं आएगा, उसकी प्रोसेसिंग भी उसी तरह से रहेगी। तो बेटे इसी तरह से लो स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, बहुत बड़ी कैपेसिटी नहीं होती। एंड देन डिस्प्ले साइजेस भी आप जानते हैं कि कहाँ लैपटॉप की या डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन और कहाँ पर आपके मोबाइल की स्क्रीन, तो बहुत स्मॉल डिस्प्लेज होते हैं जिसके ऊपर कंटेंट्स प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं किए जा सकते। तो बेटे इसी के लिए लेकिन WML क्या कर रहा होता है कि WML लैंग्वेज के जरिए से ऐसे कंटेंट्स को मैनेज किया जा रहा होता है जो कि उस डिस्प्ले साइज में ऑटोमेटिकली फिट आ जाए। अगर वो एप्लीकेशंस जो WML बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, अगर वो मोबाइल डिवाइसेस पर रन होंगी तो ऑटोमेटिकली लो पावर कंज्यूम करेंगी, उन्हें इतनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत भी नहीं होगी। एग्जांपल देता हूं अगेन फेसबुक की, जब आप फेसबुक को डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर प्ले कर रहे होते हो तब आपकी तमाम वीडियोस, तमाम पिक्चर्स डायरेक्टली शो हो रही होती हैं, वीडियो भी डायरेक्टली प्ले होना शुरू हो जाती है जब वो वीडियो आपकी ऑन द स्क्रीन आ रही होती है, अगर किसी ने कोई ऐसे कंटेंट शेयर किए। लेकिन अगर आप मोबाइल पर इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन के जरिए से उसे व्यू करते हो, तो जब तक आप उसे प्ले नहीं करोगे तब तक वो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हो रही होती, वो वीडियो कंटेंट्स हैं या पिक्चर्स हैं वो डिस्प्ले में नहीं आ रही होती। तो किस वजह से? WML की वजह से। जो मोबाइल एप्स हैं वो किसके जरिए बनी होती हैं? WML के जरिए से ही बनी होती हैं। बेटा चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब और मजीद पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब स्मॉल डिस्प्ले साइजेस हैं, कंटेंट्स, वेब कंटेंट्स ने स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर शो होना है, तो उसके लिए बिकॉज द मोबाइल डिवाइसेस हैव स्मॉलर डिस्प्ले, स्लो CPUs, लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी,
लो बैंडविड्थ एंड रिस्ट्रिक्टेड यूजर इनपुट कैपेबिलिटीज। अब ये वो फीचर्स हैं जो WML सपोर्ट कर रहा होता है, या वो आपके मोबाइल फीचर्स हैं जिनके अगेंस्ट जो भी एप्स बन रही होती हैं उनमें इन फीचर्स को कंसीडर किया जा रहा होता है। अब देखिए, स्मॉलर डिस्प्ले तो हमने डिस्कस कर लिया, स्लो CPU पावर भी डिस्कस कर ली, लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी भी हमने डिस्कस कर ली, लो बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्शन जो है या जो ट्रांसीवर्स लगे हुए हैं आपकी मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, उनकी डाटा ट्रांसफर रेट भी डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू मॉडेम या एज कंपेयर टू वायरलेस कार्ड जो कि आपके कंप्यूटर्स में लगा हुआ है, या एज कंपेयर टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि आपके कंप्यूटर्स में लगा हुआ है। उनकी निस्बत जो मोबाइल्स में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या ट्रांसीवर्स लगे होते हैं उनका डाटा ट्रांसफर रेट कम होता है, बैंडविड्थ कम होती है। एंड रिस्ट्रिक्टेड यूजर इनपुट कैपेबिलिटीज, आप कैसे इनपुट कर सकते हैं मोबाइल्स के अंदर? रिस्ट्रिक्टेड है टू द टच स्क्रीन, या फिर अगर आपके पास क्वालिटी मोबाइल्स वगैरह हैं जिनमें बटन यूज हो रहे होते हैं तो बटन के जरिए से ही आप इनपुट कर सकते हैं, या फिर आजकल जो लेटेस्ट मोबाइल डिवाइसेस हैं उसके अंदर आप ऑडियो इनपुट कर सकते हैं। आप माउस कनेक्ट नहीं कर सकते, जॉयस्टिक या कोई भी अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस वगैरह को उसके ऊपर यूज नहीं कर सकते, तो लिमिटेड यूजर इनपुट कैपेबिलिटीज आ गई। तो ऐसे फीचर्स के लिए WML ऐसी एप्लीकेशंस बनाता है जो कि आसानी से रन हो सके। WML demands less memory and processing power from browsers than HTML. Means WML based applications जब वेब ब्राउजर पर रन होती हैं तो उन्हें इतनी ज्यादा पावर की जरूरत भी नहीं होती और इतनी ज्यादा उन्हें मेमोरी की भी जरूरत नहीं होती। तो बेटा ये था आपके पास WML से रिलेटेड टॉपिक। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट इसके अंदर जो थर्ड कंपोनेंट था, दैट इज वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वेब। और अक्सर मोबाइल की टर्म्स में आपने सुना भी होगा कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है, क्या है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। वेब मींस वो प्रोटोकॉल जो कि वायरलेस डिवाइसेस के ऊपर फॉलो किया जा रहा है। वेब कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। इस वेब के अंदर भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू मोबाइल यूजर्स। ये वो स्पेशल प्रोटोकॉल सेट है जो कि वायरलेस डिवाइसेस के ऊपर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, किस तरह की मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस या मोबाइल डिवाइसेस? पेजर्स, PDAs, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा। इस तरह की मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर ये क्या कर रहा होता है? इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर रहा होता है। Nowadays, web has become the standard और आजकल वेब स्टैंडर्ड बन चुका है फॉर प्रोवाइडिंग डाटा एज वेल एज वॉइस सर्विसेज टू वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेस। वायरलेस डिवाइसेस के ऊपर ना सिर्फ इंटरनेट के साथ साथ डाटा एज वेल एज वॉइस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा होता है। किस तरह से? आप जो 3G 4G इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं वो कौन सा इंटरनेट है? वो वेब बेस्ड इंटरनेट है, वो वायरलेस इंटरनेट है जो कि मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर रन होता है। अगर हमने उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर पर रन करना हो तब तक हम उसे रन नहीं कर सकते जब तक उसके साथ कोई ऐसी डिवाइस ना कनेक्ट कर दें जिसके अंदर मोबाइल सिम यूज हो रही हो। तो यही वजह है कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है और वायरलेस डिवाइसेस के ऊपर ये इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। ये डिफरेंट है देन TCP/IP या फिर जो वो प्रोटोकॉल्स जो हमारे पास यूज हो रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर या जो हमारा गाइडेड इंटरनेट है उसके लिए, उससे ये डिफरेंट होते हैं। तो बेटा ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि आर्किटेक्चर फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है और इसके अंदर किस तरह से एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है। लास्ट लेक्चर में हमने हार्डवेयर ओरिएंटेड ऑपरेशन सीखे थे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं और आज के लेक्चर के अंदर हमने सॉफ्टवेयर एंड के ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट्स या किस किस तरह के प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द कम्युनिकेशन वो डिस्कस किए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।